हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 5.1। ठीक है, 5 का जो परिचय था वो हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल अमन एस क्लास में जा के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1 देखो क्या कह रहा है। पहला नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो मतलब इसमें कारण भी देना है। अगर इसमें जो हम जो लिखे हैं नीचे इसको देखना है और बताना है सत्य है कि असत्य है, फिर उसके बाद उसका उत्तर का कारण भी देना है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मतलब इसमें कह रहा है कि कोई एक बिंदु है, देखो एक बिंदु है। ठीक है, ये देखो इसे यहाँ पर दिखाते हैं, कोई ये बिंदु है, तो इससे जो होकर जाने वाली है केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे बस एक रेखा, अनंत रेखा खींच सकते हैं। देखो ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे मन हो वैसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो जो एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं क्या है यहाँ पर, असत्य। असत्य है। अब असत्य क्यों है, तो ये भी देखो, क्योंकि क्योंकि एक बिंदु से हमने भी क्या अनंत रेखा खींची जा सकती है, वही हम लिखेंगे इसमें भी। क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, खींची जा सकती है। ठीक, पहला वाला क्लियर हो गया ना। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है दो बिंदु, ठीक है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा खींची जा सकती है। देखो कोई दो बिंदु हैं, देखो इसमें दिखा देते हैं, जैसे कोई दो ये बिंदु हैं, तो इससे होकर जाने वाली हम असंख्य रेखा मतलब अनंत रेखा खींच सकते हैं। देखो एक यहाँ से खींच दी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर हम कोई दूसरी रेखा खींचेंगे तो आप बताइए देखो कैसे खींचेंगे। यहाँ ऐसे खींचेंगे तो देखो पहले बिंदु से तो जा रहे हैं लेकिन दूसरे बिंदु से ये रेखा नहीं जाएगी। देखो मिला के ये कह सकते हैं, देखो पहली रेखा तो जा सकती है, जो आपको जो कहा गया है ये गलत है। क्योंकि इससे जो है सिर्फ एक ही रेखा जाएगी, क्योंकि दो ये बिंदु हैं, इससे सिर्फ एक ही रेखा तो हम सामने से खींच सकते हैं। अगर दूसरी खींचते हैं, अगर ऐसे हम खींचते भी हैं तो एक बिंदु से होकर जाएगी, लेकिन जो दूसरा बिंदु है उस पर नहीं जाती, उस पर नहीं छुएगी। अगर इधर से खींचते हैं तो इस पर जाएगी लेकिन इस पर नहीं छुएगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, असत्य। क्या दूसरा नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो लिख लीजिए असत्य है। ठीक है, अब क्यों है तो लिख लो क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि दो बिंदु, क्योंकि दो बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा होगी। ठीक है, ये बता चुके हैं, रेखा होगी अगर, ठीक है, अगर हम आपको समझाने के लिए मतलब वैसे थोड़ा हिंदी वाली भी थ्योरी यूज कर ले रहे हैं। ठीक, अगर हम दूसरी रेखा खींचते हैं, दूसरी रेखा खींचते हैं तो वह दूसरे बिंदु से होकर नहीं जाएगी। ठीक, बात क्लियर है ना। ठीक है, अगर कोई दूसरी रेखा खींचेंगे तो दूसरे बिंदु से होकर नहीं जाएगी। अब देखो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो कोई शांत रेखा है, जैसे देखो ये दिखा दें आपको,
ये रेखा, ये जो अभिकृत, जो अब तीसरा नंबर कह रहा है इसमें एक शांत, जो एक इसमें कह रहा है तीसरे नंबर में कि एक शांत रेखा और अनिश्चित रूप से बढ़ाई गई। ये अभिकृत में हमने बताई थी आपको कैसी शांत रेखा, देखो इस प्रकार ये जब परिचय कराया था तो उसमें ये था एक, तो हमने पूरा डिटेल से सभी आपको बता चुके हैं। देखो यहाँ से एक दो कोई रेखा हो गई, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये तो कह रहा था, देखो एक बार फिर से आपको प्रश्न दिखा दे रहा है, कह रहा है एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो ये कोई दो शांत रेखा हो गई, ठीक है, यहाँ से इसे खींच दिया। तो बताइए इसे यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो बढ़ा सकते हैं ना, तो वही आपका ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसे दोनों ओर से हम बढ़ा सकते हैं, इधर से भी चाहे बढ़ा दें या इधर से भी बढ़ा दें, बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा दिए हमने। चलो क्या लिखेंगे इसमें हम, ये क्या है, सत्य हो जाएगा, तो लिख दीजिए सत्य है। अब क्यों है, जो अभी हमने आपको बोला वही, अब वही पे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि लिख लो, क्योंकि शांत रेखा को, क्योंकि शांत रेखा को दोनों ओर से अपरिमित तरीकों से, मतलब अपरिमित मतलब आनंद तरीकों से, ठीक है, अपरिमित तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, तीसरा नंबर भी हो गया। अब देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी, होती है, ठीक है। देखो ये भी हम आपको बता चुके हैं, जैसे ये कोई दो वृत्त हैं, जैसे एक वृत्त ये, ठीक है, तो ये एक वृत्त ये, तो इसमें ये कह रहा है अगर ये दो वृत्त बराबर हैं तो इसकी जो त्रिज्या है वो बराबर होगी, तो ऑब्वियसली बराबर होगी, क्योंकि देखो जब ये इसका भी सेम वही नाप, अगर ये भी 3 सेंटीमीटर की है और ये भी 3 सेंटीमीटर की, तो जो इसकी त्रिज्या भी है तो इसकी भी 1.5 सेंटीमीटर निकलेगी और इसकी भी 1.5 सेंटीमीटर निकलेगी। वो तो सिंपल सी बात, क्योंकि जब ये भी बराबर है ये भी बराबर, तो जो इसका कुछ भी मान निकलेगा वो बराबर ही निकलेगा। त्रिज्या जीवा जो कुछ भी हम निकालेंगे तो सब क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा, क्योंकि जो वृत्त है दोनों की बराबर, जो वो लंबाई चौड़ाई जो कुछ ऊंचाई वो सब बराबर है, इसलिए जो इसकी त्रिज्या भी होगी वो क्या निकलेगी, बराबर निकलेगी। तो यहाँ पर देखो लिख दो, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिख दीजिए सत्य है, ठीक है। अब सत्य है, क्यों सत्य है, तो ये भी लिख लेते हैं, जब व्रत, ठीक है, व्रत मतलब गोला है, जो व्रत आपस में बराबर हैं तो निश्चित है कि उनकी त्रिज्या भी क्या होगी, त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी, त्रिज्या भी बराबर होगी। ठीक, क्लियर है ना, ये चौथा नंबर आपका क्लियर होगा। अब देखो पांचवें नंबर में क्या कह रहा है, देखो पांचवें नंबर के में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। जो जो हमारी वीडियो लगातार देख रहा होगा उसे पता होगा, जो हमने अब ये जो इसमें दिया गया है, समीकरण जो दिया गया है, ये हमने जब परिचय बताया था उसमें देखो अभिग्रहित, अभिग्रहित जब आपको पढ़ाए थे उसमें पहले ही नंबर पे यही वाला लिखा था, क्या लिखा था कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी जो है वो बराबर किसके होगा, नहीं सॉरी, ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर हमने किसके दिखाया था, एक्स वाई के। तो ये क्या होता है, वो अब यूक्लिड की जो अभिग्रहित है वो कहती है कि अगर ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो जो आपका ए बी होगा वो भी आपके एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, बस वही इसमें बताना, तो आपका क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर देखो ये भी लिख सकते हैं कि यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार यदि ए बी बराबर पी क्यू और
ठीक है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ठीक है, तो ए बी बराबर ए बी ये और बराबर ये एक्स वाई के होगा। ठीक है, होगा तो ये आपका क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, ये आपका सत्य है। ठीक, क्लियर हो गया ना। ये यूक्लिड में कह रहा है, यूक्लिड में कहा गया कि अगर ए बी बराबर पी क्यू दिखा रहा है, ये होता भी है कि अगर देखो जब ये ए बी इसके बराबर है पी क्यू के, तो ये जब ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, तो जो ये ए बी जो है ये बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू इसमें भी है, पी क्यू इसमें, जब ए बी बराबर पी क्यू के तो पी क्यू जो ए बी होगा वो बराबर होगा एक्स वाई के। ठीक है, जब ए बी बराबर इसके है तो इसके ए बी बराबर इसके होगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो दूसरा नंबर, एक पहले नंबर में 5 ही सवाल थे, अब देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, देखो बात समझ में आ गया। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से रिपीट करके फिर से दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, प्रत्येक की परिभाषा दो। इसमें से परिभाषा बताना, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ परिभाषा बताना, जैसे पहले कह रहा है समांतर रेखा, क्या कह रहा है, समांतर रेखा, तो इसकी हमें परिभाषा बताना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, समांतर रेखा, हेडिंग डाल लें, समांतर रेखाएं, समांतर रेखा। तो देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं, सॉरी देखो समांतर रेखा, देखो इसमें समझ लेते हैं। देखो समांतर रेखा ऐसी रेखा, देखो इसमें पहले बता दें फिर उसके बाद आपकी परिभाषा लिखा दें। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। ठीक है, ये आपकी कोई ए बी है और ये आपकी कोई पी क्यू है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो समान हो, वो ना ही कभी क्या नाम आपको आपस में कटें और ना ही कभी दूर हो, ना ही रेखा कभी, देखो ना ही कभी रेखा आपस में मिलेंगी और ना ही कभी रेखा आपस में कभी ऐसी दूर जाएंगी। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो ये मतलब ऐसे ही चलती जाएंगी, कभी भी ना ही आपस में मिलेंगी और ना ही कभी उससे अपने पथ से अलग होंगी या दूर होंगी। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, सेम यही परिभाषा इसके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वे रेखाएं, वे रेखा, सॉरी वे रेखा, क्या लिखा, वे रेखा जिसे जितना भी बढ़ाने पर कभी ना तो, ठीक है, कभी ना तो आपस में कटे और ना ही कभी दोनों रेखाएं आपस में, सॉरी आपस में नहीं, दोनों रेखाएं दूर जाएं। ठीक है, दूर जाएं। ठीक, मतलब दूर रहेंगी लेकिन ऐसे इस प्रकार दूर नहीं जाएंगे। देखो इस पर ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसी समांतर ही रहेंगी। कैसे रहेंगी, समांतर, लेकिन ऐसे दूर नहीं जाएंगी, ना ही ऐसे जाएंगी और ना ही कभी ऐसे होंगी। ऐसे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, वही समांतर रेखा होती है जो सीधे जाती है, इस प्रकार चलती जाती चलती जाती चलती जाती। ठीक, और कभी भी ना ही इसका कोई कटान बिंदु मिलता है और ना ही कोई दूर जाती है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, लंब रेखाएं। पहला ही क्लियर हो गया, दूसरा देखो दूसरे परिभाषा लिखेंगे, लंब रेखाएं। चलो इसके भी लिख लेते हैं, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं। तो देखो पहले आपको समझा दे लंब रेखाएं होती कैसे हैं। तो लंब रेखाएं वे रेखाएं होती है, जैसे ये देखो ये रेखा, देखो एक रेखा और इसके इसके ऊपर ये 90 समकोण का जो समकोण कोण बन जाए, मतलब समकोण कितना 90 अंश का होता है, तो यही जो है आपकी क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। मतलब एक कुछ सतह पर एक समकोण का जो समकोण रेखा खींच दें, वही आपकी क्या कहलाती है, लंब रेखा कहलाती है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो यही आपकी क्या है, लंब रेखा है। चलो यही चीज लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, किसी सतह रेखा से, तो कुछ सतह मतलब इसी में थोड़ा सा देखो ये सतह हो गई। ठीक है, समस्या नहीं, इसमें बना देंगे पूरा चित्र बना देंगे।
किसी सतह रेखा से, ठीक, किसी सतह रेखा से 90 अंश पर, ठीक है, बनाई गई, 90 अंश पर बनाई गई रेखा को उस रेखा पर लंब कहते हैं। ठीक है, देखो ये देखो किसी सतह रेखा, तो ये सतह रेखा हो गई, पर 90 रेखा से 90 अंश पर बनाई गई रेखा, तो 90 अंश पर बनाई गई रेखा को क्या कहते हैं, यही 90 अंश पर बनाई गई रेखा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, तो और दूसरी रेखा है लंब कहलाती है। ठीक है, यही बात क्लियर हो गई, यहीं तक बस है। ये लंब किसे कहते हैं, किसी सतह रेखा से 90 अंश पर बनाई गई रेखा को लंब कहते हैं। ठीक, अब देखो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरे में रेखाखंड। अब मैं बताना रेखाखंड किसे कहते हैं, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं रेखाखंड। रेखाखंड तो आपको पता होगा, सब बता, अब जब हमने आपको परिचय बताया था तो उसमें बिंदु उन्दु जो है रेखाखंड सब बताए थे। ये आपकी क्या होती है, ये एक सीधी लाइन खींच दो, यही आपकी क्या होती है, रेखाखंड होती है। ठीक, यही आपकी एक प्रकार की रेखाखंड होती है। इसे हम किसी मतलब इसे हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, यही आपकी क्या है, रेखाखंड है। ठीक, चलिए लिख लेते हैं इसकी भी परिभाषा। परिभाषा क्या बनेगी, किसी एक बिंदु से, ठीक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। देखो रेखाखंड इस प्रकार, देखो एक बिंदु से, एक बार फिर से बता दे रहे, देखो ये एक बिंदु ए है, इस बिंदु से इस बी बिंदु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो ये आपकी तीसरी हो गई। चौथी, वृत्त की त्रिज्या बताने, वृत्त की त्रिज्या कैसे कहते हैं, तो चलिए इसके लिए दूसरा पेज निकाल लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो देखो इसमें कहते हैं वृत्त की त्रिज्या कैसे कहते हैं, तो इसमें ऊपर हेडिंग डालते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो देखो इसे हम समझाते हैं वृत्त की त्रिज्या। देखो ये आपका वृत्त इस पहले इसको मौके बता देते हैं। जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक है, बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, और जो ये पूरा ये जो इसका बाहर का क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ठीक है, और ये जो होती है, ये जो यहाँ से इतनी दूरी, यही आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसे ही हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या बनी कि परिभाषा आपकी क्या बन गई कि केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी, देखो ये केंद्र और वृत्त की परिधि है, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे, लिख दो, केंद्र और, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया, और ये वृत्त की परिधि या परिधि से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, वृत्त की परिधि। ठीक है, हम वृत्त की परिधि लिख दे रहे हैं, वृत्त की परिधि, केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। बात क्लियर हो गई ना। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा हो गई। अब देखिए पांचवी परिभाषा क्या दी गई है, वर्ग। अब बताना वर्ग, तो देखो वर्ग कैसा होता है, जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हुई क्या होता है, वर्ग होता है। वर्ग कुछ इस प्रकार का बनता है, इधर से ये, इधर से ये, और ये यहाँ से इस प्रकार, ये आपका क्या है, वर्ग। ठीक है, इसे ही हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज भी इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं मतलब चतुर्भुज, और ये इसके तीन भुजाएं तो क्या कहते हैं, मतलब त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार से हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चलो इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं, यदि, ठीक है, थोड़ा परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज
ठीक है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे की बराबर हो तो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? मतलब देखो, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो, देखो चारों भुजाएं, देखो ये भुजाएं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, या ऐसे लिख दो चारों भुजाएं बराबर हो, इसे ऐसे काट दीजिए, चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यहाँ ये ठीक है, चारों भुजाएं मतलब बराबर हो, ये एक दूसरे के बराबर हो, या वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, और एक चीज और लिख सकते हैं, ये सब देखो समकोण है, देखो इधर से देखेंगे तो ये 90 अंश का बना रहा है, इधर से देखेंगे तो ये 90 अंश का बना रहा है, अगर इसे आधार मान के इधर से इसे देखते तो ये भी 90 अंश का, तो सब क्या बनाते हैं? सब समकोण। तो इसे ये भी लिख सकते हैं कि इसके जो और, ठीक है, और चारों कोण जो होते हैं क्या होते हैं? चारों कोण समकोण हो। क्या हो? समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना? वर्ग कहलाता है। ये जो आपका दूसरा नंबर था, दूसरे 5 नंबर तक था, आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है। अब देखिए, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। देखो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अवधारणाओं पर विचार करो। ठीक है, पहला नंबर क्या कह रहा है? दो भिन्न बिंदु ए बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। बात को समझना। देखो क्या कह रहा है, दो बिंदु ए बी दिए रहने पर, देखो कोई ये दो बिंदु ए बी दिए गए हैं, देखो यहाँ पर दो बिंदु ये आपकी ए बी दिए गए हैं, ये ए और ये आपका बी है। ठीक है, दिए गए हैं, तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तो ये है ए और ये बी है, तो कहाँ स्थित है? बीच में स्थित। तो यहाँ कहाँ पे स्थित होगा? स्थित होगा यहाँ पर सी स्थित है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? तो पहले नंबर में इतना ही कह रहा था, इतना कर लिया। अब देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं, ठीक है, कि वे रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई, देखो क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम, तो पहले नंबर का चित्र ये बना लिया। देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर का जो चित्र है वो नीचे बना लेते हैं। क्या कह रहा है समझना, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है। देखो कोई 3 बिंदु विद्यमान है, ठीक विद्यमान है, कि वे रेखा पर स्थित नहीं है। वे रेखा पर नहीं स्थित है। क्या इन अभिधारण, क्या रेखा पर नहीं स्थित है? तो देखो ए ये हो गया और ये बी ये हो गया। ठीक है, जो सी है उससे दूर कर लेते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है कि वे रेखा पर नहीं स्थित है, तो सी हमने यहाँ पर रख लिया, वो रेखा पर नहीं स्थित है। अब देखो, अब जो जो कह रहा है इसके हमें आंसर हमें आगे देना है। ठीक है, अब समझना, ये दोनों चित्र हमारे बन गए, अब इसी चित्र से इसके आंसर देना है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है कोई अपरिभाषित शब्द है, तो आप समझो बात को समझो। देखो पहले नंबर में तो क्लियर दे रहा था कि यहाँ पे था, इतना हमने कर दिया। अब देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है कि बिंदु विद्यमान, तो ये तो क्लियर है नहीं, तो इससे ये बात हमें कन्फर्म होती है कि ये जो अपरिभाषित शब्द तो है, यहाँ पर कोई तो अपरिभाषित जो तथ्य है, क्योंकि ये तो क्लियर है, ये तो कन्फर्म हो गया। चलो यहाँ पर देखो, सॉरी चित्र नहीं दिख रहा होगा आपको, अब चित्र दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये यहाँ पर बिंदु है, साफ साफ दिखा कह रहा था तो साफ साफ यहाँ पर दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पे ये कह रहा है कि वे रेखा पर स्थित नहीं है, क्योंकि जो तीसरा बिंदु पता नहीं यहाँ पर हो कि यहाँ पर हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पे यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये जो है ये पहले क्लियर नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर में हम क्या लिखेंगे, चलिए पहले नंबर में लिख देते हैं, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ, तो क्या लिखेंगे? हाँ है ना, अपरिभाषित मतलब जो परिभाषित ना हो रहा, ये है, ये ऐसा था और ये ऐसा है, तो क्या लिखेंगे? हाँ। क्यों? हाँ, इस अभिधारणा में, ठीक है, अभिधारणा में, सॉरी अब दिख रहा होगा आपको साफ साफ, हाँ, इस अभिधारणा में कितने कई तथ्य हैं, कितने कई तथ्य अपरिभाषित
भाषित है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। पहले नंबर का जो कह रहा था उसका हमने आंसर दे दिया। अब देखो इसी प्रकार दूसरे नंबर पे सवाल बिल्कुल सरल, बस वो समझते जाना है, उसे करते जाना है। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। देखो अविरोधी है मतलब क्या ये विरोधी हैं, तो देखो अविरोधी मतलब क्या विरोधी नहीं है। अब देखो विरोधी मतलब क्या होता है कि विरोध कर रही हैं, और अविरोधी मतलब कि ये विरोध नहीं कर रही हैं। तो अब बताओ ये यहाँ पर तो ये कन्फर्म है देखो कि जो ए सी बी पर ये तो ठीक क्लियर, लेकिन यहाँ पर देखो इस वाले में कोई पता नहीं कि सी कहाँ पर है, तो ये क्या होगी आपकी कि हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं। ये अभिधारणाएं अभिधारणाएं नहीं, ये अभिधारणाएं अविरोधी अविरोधी नहीं है, अविरोधी नहीं है। ठीक है, क्या लिखा, नहीं ये अभिधारणाएं अविरोधी नहीं है। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं कि नहीं ये अभिधारणाएं क्या विरोधी हैं। ठीक है, नहीं जो है आपका ये अभिधारणाएं क्या विरोधी, ये भी लिख सकते हैं, विरोधी नहीं, अविरोधी नहीं है मतलब विरोधी है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखो तीसरा नंबर दूसरा क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ये अभिधारणा यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। देखो इसमें ये कह रहा है जो ये अभिधारणाएं हैं ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती हैं। देखो ये जो पहला नंबर ये तो बात सही है कि बीच में एक बिंदु, ये अभिधारणा अभिग्रहित में कहा गया कि ये ए बी है और बीच में कोई बिंदु है, लेकिन ये वाला जो दूसरा नंबर है ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका जो मामला ये मामला जो गड़बड़ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो पहला वाला तो क्लियर हो गया लेकिन दूसरा वाला नहीं क्लियर हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो ये अवधारणा यूक्लिड के अवधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। क्योंकि जो ये वाला है ये तो इसमें जो यूक्लिड के अवधारणा जो हमने पढ़ाई थी उसमें ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि कोई एक बिंदु सी है वो कहीं पर भी विद्यमान है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था ना उसमें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिख दीजिए नहीं ये अभिधारणाएं, क्या लिखेंगे, अभिधारणाएं अभिधारणाएं ठीक है, कैसी नहीं अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से नहीं प्राप्त होती हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। जो ये अभिधारणा है वो यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक, ये आपका तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया। ठीक, अगर आपको कहीं आपको अभी डाउट लग रहा है, नहीं आपको कहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार फिर से आप जो वीडियो को पॉज करके पीछे से करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में लिख के दें, हम आपको दूसरी वीडियो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखते हैं चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखो एक बार फिर से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि दो बिंदु ए और बी, ठीक है, के बीच एक बिंदु सी स्थित है, सी ऐसा स्थित है, तो देखो ये ए हो गया आपका, ये ए और ये एक बी हो गया। ठीक है, तो इनके बीच कौन सा बिंदु स्थित है, सी स्थित है, तो सी हमने स्थित कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि ए सी जो है बराबर किसके है, बी सी के, मतलब जो ये ए सी है वो बराबर है आपके बी सी के। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमें दिया गया है, दिया है ए सी बराबर क्या दिया गया है, बी सी। ठीक है, ये हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पर जो इसे सवाल लगेगा, यहाँ पर हम जो अभिग्रहित है, यूक्लिड की जो अभिग्रहित है, जो दूसरे नंबर पर जो अभिग्रहित कह रहा था वो वाली इसका हम उसका यूज करके ये सवाल हल करेंगे। ठीक है,
हल करेंगे। अगर आपने वो हमने बताया, देखो उसमें क्या कह रहा है दूसरे नंबर में, उसमें ये कहा गया है कि यदि बराबरों के यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मतलब कोई बराबर संख्या है, उसको बराबर में जोड़ा जाए और दोनों को बराबर में जोड़ा जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वो भी बराबर ही प्राप्त होती है, जो तो पूर्ण भी बराबर प्राप्त। देखो ऐसे बता दें आपको, हाँ इसमें बता देते हैं। देखो जैसे कोई संख्या है 4 बराबर है 4 के, ठीक है, ये तक यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो देखो इसमें हम बराबर ही जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे और यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी कितना प्राप्त होगा, बराबर होगा। ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये अपग्रेड जो यूक्लिड है, यूक्लिड ने कहा है, यूक्लिड ने अपने दूसरे अपग्रेड में, ये जो दूसरा नंबर अपग्रेड है उसमें अब ये कहा, उन्होंने ये कहा ये चीज़ कही है, ठीक है। ये हम आपको जब परिचय कराया था तो पूरा यूक्लिड की अभिग्रहित हो गई, अवधारणा हो गई, परिचय परिभाषा हो गई, सब आपको करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, तो आपको जो वीडियो है और अच्छे से समझ में आएगी, सब डिटेल में आपको बता चुके हैं। आप देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC बराबर BC में ये दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसमें हम AC और जोड़ देंगे, ठीक है, और इसमें BC, इसमें भी AC, दोनों में बराबर जोड़ने, देखो ये यही कह रहा था, तो इसमें भी AC जोड़ देंगे। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार, ठीक है, अभिग्रहित के अनुसार, ठीक, बात समझ में आ गई ना, क्लियर है ना। कि वही कह रहा था कि यदि बराबरों को, देखो ये दोनों बराबर थे तो बराबर को बराबर के साथ जोड़ा जाए तो जो पूर्ण आता है वो भी पूर्ण जो है वो बराबर ही आता है, ठीक, बात क्लियर हो गई ना। आप देखो चल करते हैं, AC और AC क्या हो जाएगा, 2AC। अब देखो BC प्लस AC, तो इसे हम AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो AB के मध्य ही आपका क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, BC प्लस AC को AC लिख देंगे, अरे सॉरी AB लिख देंगे, क्योंकि इसी के मध्य आपका ही C जो है वो आ जाएगा। तो क्या हमें 2AC बराबर AB। अब देखो क्या करेंगे, AC बराबर AB। अब देखो ये जो 2 है गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भाग का कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे अब ऐसे ही लिखा, देखो हमें ये दिखाना था, ये सिद्ध कितना करा, AC बराबर 1/2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AC बराबर 1/2 AB, ये गुणा का, ठीक है, क्योंकि जो गुणा में AB के गुणा में 1 था पहले से ही, तो हमने इसे बस थोड़ा अलग करके दिखा दिया, क्योंकि यही सिद्ध हमें कराना था। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया, AC बराबर 1/2 AB, ठीक, बात क्लियर हो गई ना, यही सिद्ध ऊपर कराना था, ये देखो, ठीक, बात समझ में आ गई ना। आपके जो एक्सरसाइज 5.1 का था वो चौथे नंबर तक सवाल हल हो गए। तो आज के लिए इतना ही, और जो आपके जो बचे हैं 3 नंबर तक 7 नंबर तक सवाल हैं, तो वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन एस क्लासेस से, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।